प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के बाद जो है लगातार पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 को, समाजवाद एवं साम्यवाद को, ठीक है, जो कि हिस्ट्री का चैप्टर होने वाला है। और ये क्लास 10th के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होने वाला है बच्चों, ठीक है। और इसमें जो है, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग पढ़े थे खूनी रविवार के बारे में बच्चों। और खूनी रविवार क्यों हुआ था, तो रूस जापान युद्ध के बाद जब जार निकोलस द्वितीय जब आकर के सेंट पीटर्सबर्ग के महल में बैठे हुए थे, तो युद्ध हार कर कोई आता है तो उसका दिमाग ऐसे ही नर्वस होता है। और जब युद्ध कोई देश हारता है ना, तो उसमें जानते हैं क्या होता है, उसमें होता है कि सारी देश जो है आर्थिक संकट से जूझने लगती है। और वही हुआ था वहाँ पे रूस में कि सभी पूरा संपूर्ण रूस जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा था और रोटी कपड़ा भोजन के लिए भी तरस रहा था। और हुआ क्या, और हुआ यूं कि सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल में जाकर के जार निकोलस द्वितीय साहब बैठे थे और सभी जनता एकत्रित होकर के, किसान, मजदूर, जितने भी बिजनेसमैन थे, व्यवसायिक लोग थे, सभी लोग मिल करके और जाते हैं और रोटी दो का नारा लगाते हैं। लेकिन जार निकोलस द्वितीय उनके रोटी और कपड़ा भोजन का व्यवस्था नहीं करके, जानते हैं उनके लिए किस चीज का व्यवस्था कर देता है, गोली का व्यवस्था कर देता है। और सभी निहत्थे किसानों पर, मजदूरों पर सेंट पीटर्सबर्ग के महल के पास सेना को खुली छूट देता है। क्या, कौन कौन छूट देता है, तो जार निकोलस द्वितीय ने। और जैसे ही सेनाओं को छूट दे देता है जार निकोलस द्वितीय, पूरे निहत्थे किसान पर, निहत्थे मजदूर पर पूरा सेना लगातार गोलियां बरसाती है, सभी निहत्थों पर लगातार गोलियां बरसाती है। और उस दिन कौन था, रविवार का दिन था। इसलिए बच्चों रविवार, खूनी रविवार के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। और जस्ट उसके बाद में प्यारे बच्चों आज हम लोग पॉइंट को लेकर के आए हैं, ठीक है। और आज हम लोग का मेन पॉइंट क्या होने वाला है बच्चों, तो अक्टूबर नवंबर की क्रांति, अक्टूबर नवंबर की क्रांति होने वाला है बच्चों। लेकिन उससे भी पहले हम लोग छोटा छोटा कुछ पॉइंट को पढ़ेंगे कि देखिएगा कि 7 मार्च, देखिएगा खूनी रविवार खत्म हो जाता है, उसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और कई सौ लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद होता है यूं बच्चों कि 7 मार्च 1917 में क्या होता है, तो फिर आता है कौन, लेनिन। और लेनिन क्या बोलता है कि हम कभी भी मानेंगे नहीं, अभी क्रांति खत्म नहीं हुई है, अभी क्रांति चलेगी। आ रहा समझ में। और उसके बाद होता है क्या, चलिए इससे पहले हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं कि जैसे ही क्या होता है मेरे बच्चे कि ये खत्म होता है ना, जैसे ही खूनी रविवार खत्म होता है, उसी समय एक वहां पे डॉन था, जिस डॉन का क्या नाम था जी, जिस डॉन का क्या नाम था आपको, उसका नाम था क्या, लोबाव, ठीक है ना, लोबाव नाम था, थोड़ा सा अल्टरनेट नाम है, भूल रहे थे इसको, ठीक है। और लोबाव जो एक बहुत बादशाह के रूप में होता है, और इसके ही नेतृत्व में केरेंस्की को बनाया जाता है, केरेंस्की का सरकार बना दिया जाता है, केरेंस्की का, ठीक है ना। और केरेंस्की का सरकार बना दिया जाता है। इसमें क्या होता है ये कहेंगे तो बाद की बात है। लेकिन 7 मार्च 1917 में फिर एक बार सभी जनता मिल करके और फिर से जाती है उसी सेंट पीटर्सबर्ग महल के पास, ठीक है। और उसी सेंट पीटर्सबर्ग महल के पास जब ये लोग जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि फिर बोलता है जार निकोलस द्वितीय कि सभी जनता को फिर गोलियों से उड़ा दो। सेनाओं को क्या छूट देता है कि सभी लोगों को फिर से गोली से उड़ा दिया जाए, गोली से भून दिया जाए। लेकिन प्यारे बच्चों, सेना पागल है क्या, सेंट पीटर्सबर्ग, अगर सेंट पीटर्सबर्ग की आत्मा कहीं हो ना, अगर सुन रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान देना कि सेना पागल है। पहले वाले में खूनी रविवार की घटना को आपने अंजाम दिया, फिर से घटना को अंजाम देना चाह रहे हैं। सेना पागल है कि हमेशा आप ही के पक्ष में रहेगी। सेना बोली कि नहीं, सेना क्या बोली कि नहीं, हम जो है निहत्थों पर गोली नहीं चलाएंगे। सेंट पीटर्सबर्ग बोले कि ये जार निकोलस
जार निकोलस जब देखा कि सेना जो है हमारे पक्ष में नहीं है, सेना जाकर के किससे मिल गई, तो किसानों से मिल गई है। किससे, तो किसान प्लस मजदूरों से जा करके मिल गई है प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या होता है जी, सेंट पीटर्सबर्ग अपना गद्दी अरे भैया ये कौन था जी, जार निकोलस अपना गद्दी त्याग देता है। ठीक है, और सेंट पीटर्सबर्ग के महल से ही डायरेक्ट जब ये जार निकोलस अपना गद्दी त्यागता है, उस समय दिन जानते हैं कौन होता है, उस समय का डेट कौन होता है बच्चे, तो वह डेट होता है आपको 12 मार्च। ठीक है, और इसको अगर देखें ना तो 13 दिन, नया वाला कैलेंडर के हिसाब से 13 दिन बाद अगर जाए ना तो 22 फरवरी को हो जाएगा, 22 फरवरी को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 12 मार्च को कह रहा है कि गद्दी जार निकोलस ने त्याग दिया। अगर नया वाला कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा आपको 13 दिन आगे बढ़िए 27 फरवरी। ठीक है ना, यह एक अपने आप में क्वेश्चन है कि नया वाला कैलेंडर के हिसाब से पुराना वाला कैलेंडर कितना पीछे था, तो 13 दिन पीछे था। ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग देखेंगे कि उस समय जैसे ही ये जार निकोलस क्या करता है कि अपनी गद्दी को त्यागता है, उस समय सरकार किनका बन जाता है, तो एक डॉन निकल कर आता है लोबाव, और लोबाव के नेतृत्व में लोबाव बोलता है कि मैं तो यहाँ का डॉन हूँ ही। लेकिन डॉन क्या कभी गद्दी संभालता है, नहीं, वह अपने अय्यास में रहता है, अपने क्या कहता है मौज मस्ती में रहता है, और उसके लिए राजपाट को संभालने के लिए जानते हैं किसको नियुक्त करता है, तो ये जो है क्रेंस्की को नियुक्त कर देता है मेरे बच्चे। ठीक है, और क्रेंस्की को क्या करता है कि शासन दे देता है। और उसके बाद देखिए ये जो है ना, ये होते हैं बुजुर्गा वर्ग के लोग। ये कैसे होते हैं, बुर्जुआ कहते हैं इसको, बुर्जुआ लोग होते हैं। ठीक है, और एक दो अभी पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूं कि बोल्शेविक और मेनसेविक। क्या बच्चों, बोल्शेविक और मेनसेविक, इसके बारे में बच्चों अच्छे से आप लोग समझेंगे बोल्शेविक क्या है और मेनसेविक क्या है। ठीक है, तो बोल्शेविक का मतलब होता है कि जितने लोग बोलने वाले लोग होते हैं, ट्रिक से समझिएगा कि अधिक जिनकी जनसंख्या होती है ना उनको बोल्शेविक कहा जाता है, और जिनकी जनसंख्या कम होती है उनको मेनसेविक कहा जाता है बच्चों। ठीक है, जिनकी जनसंख्या अधिक होती है बोल्शेविक, जिनकी जनसंख्या कम होती है मेनसेविक। लेकिन यह क्या थे, ये क्या थे, तो केरेंस्की जो थे ना मेनसेविक के आदमी थे, मेनसेविक के आदमी थे, यानी इनकी संख्या क्या थी, वहां पे कम थी, इनके कास्टों की संख्या, इनके सपोर्टरों की संख्या कम थी, इसलिए ये मेनसेविक के हुआ करते थे। ठीक है, उस समय हुआ क्या बच्चों कि फिर आते हैं लेनिन और बोलते हैं कि नहीं, इन लोगों से काम नहीं चलने वाला है, कि क्रेंस्की और लोबाव से काम नहीं चलने वाला है मेरे बच्चे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये निकल जाते हैं फिर 7 नवंबर 1917 में। चलिए इसको जो है ना अलग टॉपिक एक बना करके मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे अक्टूबर या फिर नवंबर की क्रांति। ठीक है, अब देखिए लेनिन आता है और क्रेंस्की लोबाव के नेतृत्व में वहां का क्या बना रहता है, तो वहां का शासक बन करके बैठा रहता है। तब तक आता है लेनिन, और उस समय शुरू होता है क्या, अक्टूबर या इसको कहेंगे अक्टूबर या नवंबर क्रांति शुरू होता है बच्चों। क्या शुरू होता है जी, अक्टूबर या नवंबर क्रांति। तो अक्टूबर और नवंबर क्रांति से आप लोग क्या समझते हैं। देखिए लेनिन आता है ना तो कहता है कि देखिए खूनी रविवार जैसे ही हुआ, वहां एक आपदा आया हुआ था, लेकिन ये लोबाव के नेतृत्व में क्रेंस्की जो है आपदा को अवसर बना दिया है, लेकिन ये क्रांति उन लोगों से भी थमने वाला नहीं है। देखिए ये आपदा आया था ना खूनी रविवार, और ये लोग क्या किए हैं कि शासन को खुद संभाल लिए हैं। जब जनता मर रही है, ये लोग शासन को अपने ऊपर ले लिए हैं। ठीक है, लेकिन इन लोगों से भी शासन नहीं चल रहा था, क्योंकि ये लोग मेनसेविक लोग के थे, इनकी संख्या वहां पे ज्यादा नहीं थी। और फिर आता है कौन, लेनिन। कौन आता है बच्चों, लेनिन आता है यहाँ पर। और लेनिन क्या करता है कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी में, ठीक है, आता है लेनिन, और 7 नवंबर यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी में, 7 नवंबर 1917 ईस्वी में। और पुराने कैलेंडर के हिसाब से देखें ना बच्चों, पुराने कैलेंडर के हिसाब से तो 25 अक्टूबर 1917 में, पुराने कैलेंडर, चलिए
पुराने कैलेंडर के हिसाब से देखें, पुराने कैलेंडर के हिसाब से अगर देखें मेरे बच्चे तो कितना जी, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं 25 अक्टूबर 1917, 25 अक्टूबर 1917 में, है ना 25। देखिए एक बार और क्रांति हुआ था जो लेनिन ने करवाया था, उस क्रांति को कहा जा सकता है कि 7 नवंबर 1917 को हुआ था, या फिर पुराने कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 25 अक्टूबर 1917 को। यहाँ से 13 दिन बैक कर दीजिए, तो 7 नवंबर 13 दिन बैक करना है, कितना जाएगा 7 इधर बैक और 6 उधर बैक कर दीजिए, 7 6 13, यानी 13 दिन पहले हो गया ना। यानी पुराने कैलेंडर के हिसाब से 25 अक्टूबर 1917 और नए कैलेंडर के हिसाब से 7 नवंबर 1917। आया ना समझ में। और यहाँ पर क्या हुआ कि इस समय क्रांति हो गया, ठीक है। और फिर कह रहा है कि यहाँ पर लेनिन के नेतृत्व में, है ना, यहाँ कह रहा है जब ये क्रांति हुआ बच्चों तो लेनिन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, लेनिन के नेतृत्व में डाकघर पर, ठीक है। और देखते हैं बच्चों स्टेशन पर और जो है बैंक पर, टेलीफोन केंद्र पर यह क्या करते हैं, तो जाकर के कब्जा कर लेते हैं बच्चों। क्या करते हैं जी, तो कब्जा कर लेते हैं। इत्यादि पर क्या करते हैं बच्चों, तो कब्जा कर लेते हैं, पर क्या करते हैं जी, कब्जा कर लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है कि साथ ही साथ सरकारी भवनों पर भी कब्जा कर लेते हैं। अब देखिए, अब तो केरेंस्की और लोबाव, क्या था जी, लोबाव, केरेंस्की और लोबाव ये क्या किए ना कि ऐसे ही सत्ता को छोड़कर भाग गए, ठीक है। और ये क्या किया सबकी जाकर के सभी, मतलब कि जो मुख्य जगह था बच्चों, डाकघर, स्टेशन, बैंक, टेलीफोन केंद्र इत्यादि के साथ साथ जो है ना ये सरकारी भवन पर, ठीक है, सरकारी भवनों पर भी ये लोग जाकर कब्जा कर लिए लेनिन के साथ में, ठीक है। और देखिए तब क्या होता है कि तब ये जैसे ही इतना मेन पॉइंट पे ये लोग कब्जा किए, अब क्या करता है कि लोबाव और केरेंस्की क्या करते हैं, रूस छोड़कर भाग जाते हैं। क्या करते हैं भैया, रूस क्या हुआ बाबू, रूस छोड़कर भाग जाते हैं, है ना जी। रूस छोड़कर क्या करते हैं कि भाग जाते हैं, ठीक है, रूस छोड़कर भाग जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, इसे ही रूस का महान क्या कहा जाता है बच्चों, रूस का महान बोल्शेविक क्रांति, रूस का महान बोल्शेविक क्रांति के नाम। देखिए ये छोटा सा पॉइंट को समझाने के लिए हमें कितना लंबा चौड़ा घेरा बनाना पड़ा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे समझेंगे बच्चों कि देखिए लेनिन के नेतृत्व में डाकघर, स्टेशन, बैंक, टेलीफोन केंद्र इत्यादि जगहों पर जाकर के सभी जनता, बोल्शेविक लोगों ने, किसने, तो बोल्शेविक लोगों ने, यानी जिसकी जनसंख्या ज्यादा थी उन लोगों ने जाकर के क्या किया कि इन सभी जगहों पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण जो है बच्चों यहाँ पे केरेंस्की, लोबाव और केरेंस्की ने क्या किया कि रूस छोड़कर भाग गए क्रांति के नाम पर, जिसे क्या कहा जाता है जी, इसे ही रूस का महान बोल्शेविक क्रांति के नाम कहा, क्रांति या बच्चों उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति या फिर नवंबर क्रांति भी इसे कहा गया था ना जी, नवंबर क्रांति या फिर नवंबर क्रांति के नाम से
जाना गया, जाना गया। अब समझ में आया ना, आ गया ना समझ में कि देखिए यहाँ पे सभी लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट खींच लेंगे ना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आइए बच्चों, हम लोग कह सकते हैं कि लेनिन का पूरा नाम क्या है, लेनिन का जन्म कब हुआ था, लेनिन कौन थे, उसके बारे में जो है ना, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में जी, तो लेनिन के बारे में। किसके बारे में, लेनिन। हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि लेनिन आखिर था कौन। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों कि लेनिन का पूरा नाम आपको था व्लादिमीर, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। क्या बोला मैंने, क्या बोला, तो व्लादिमीर इवानोविच लेनिन नाम था लेनिन का पूरा नाम। ठीक है प्यारे बच्चों, इनका जन्म जो है 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था, 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। तो सबसे पहला पॉइंट इनके लिए हम लिखेंगे बच्चों, लेनिन मेन पॉइंट है, इससे बहुत सारा सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि लेनिन, मेरे साथ लिखना बच्चों प्लीज, लेनिन, लेनिन का पूरा नाम, पूरा नाम क्या था जी, व्लादिमीर, व्लादिमीर, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है ना, व्लादिमीर लेनिन, व्लादी इधर से रहेगा दी में, है ना, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, लेनिन था। इनका जन्म कब हुआ था बच्चों, चलिए अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखें, लिखेंगे इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। अब और कब हुआ था जी, तो 22 अप्रैल 1870 में, 1870 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, 22 अप्रैल 1870 ईस्वी में हुआ था बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि लेनिन ने भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया था। किसका नारा, लिखेंगे यहाँ पे कि लेनिन ने भूमि और बोला था शांति बनाए रखें, है ना, शांति, शांति और रोटी का नारा दिया था। पहले मजदूरा वगैरह मिल करके गए थे सेंट पीटर्सबर्ग महल में, निकोलस द्वितीय के पास गोलियां चलवा दी। लेनिन के साथ गए थे ना ये लोग, गोलियां क्यों नहीं चलवाई, क्योंकि लेनिन भी कम पावरफुल नहीं था। ठीक है, इसने क्या दिया था, भूमि, शांति और रोटी का नारा, भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया था। किसने, लेनिन ने। सवाल पूछता है बच्चों कि लेनिन ने किसका नारा दिया था, तो या फिर भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था, तो लेनिन ने, या फिर पूरा नाम भी ले सकते हैं व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है ना, सॉरी व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा, इवानोविच, इवानोविच लेनिन, है ना, लेनिन। इनका जब मैं पूरा नाम लिया ना तो हमें लगा। ठीक है, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन नाम था इनका। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगला पॉइंट हम लोग का क्या होने वाला है, अगला पॉइंट होने वाला है कि लेनिन ने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया। यहाँ पे लिख सकते हैं लेनिन ने बोल्शेविक मतलब जिनकी संख्या अधिक है, बोल्शेविक दलों का क्या किया, कार्यक्रम स्पष्ट किया। कार्यक्रम यानी कि ये लोग कौन कौन काम कब कब करेंगे उसको इसने क्या किया कि स्पष्ट किया। यानी कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम क्या किया कि स्पष्ट किया। सभी कार्यक्रम को हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, स्पष्ट किया। यानी कि कौन कौन कार्यक्रम इन्होंने बताया लेनिन ने कि कैसे कैसे पब्लिक को रहना है, बोल्शेविकों को क्या क्या चीज रहना है, कैसे कैसे काम करना है। यानी कि बोल्शेविक कौन रह सकते हैं, अभी अपने ही गांव में, आप अपने गांव में ही देख लीजिए कि अमीर लोग और कुछ गरीब लोग हैं। आप ही लोग बताओ बच्चों कि अमीर लोग में और गरीब लोग में किन की संख्या अधिक होती है। अमीर लोग कम होते हैं, उनको कहेंगे मेंशेविक, और गरीब लोग अधिक होते हैं तो उनको कहेंगे बोल्शेविक। ठीक है ना, तो बोल्शेविकों का इन्होंने क्या किया कि लेनिन ने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया। यानी कि बोल्शेविक जितने भी गरीब और अधिक जनसंख्या वाले लोग थे उनको इन्होंने बताया कि आप लोग को कैसे क्या क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे काम करना है। इस सब कार्यक्रम को क्या किया कि लेनिन ने ही स्पष्ट किया। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे कर रहा है बच्चों, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, किया स्पष्ट किया, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया, थीसिस के नाम से जाना गया। एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे बच्चों, एक भी पॉइंट यहाँ से नहीं छूट रहा है ना, जाना गया, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए जी किसी बच्चे का, ठीक है, जाना गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेनिन ने जर्मनी एक संधि इन्होंने करवाया था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि करवाई थी, ठीक है। लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट, याद रखना बच्चों, यह सवाल जो है मस्ट है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क ऐसे लिखेंगे, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की किसने? अगर सवाल पूछता है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसने की, तो प्यारे बच्चों लेनिन ने, ठीक है ना। और यहाँ पे देखना कि भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था बच्चों, तो ये भी लेनिन ही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ सभी बच्चे जो है इसको देख लेंगे, नोट्स में जरूर नोट कर लेंगे बच्चों। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, लेनिन ने क्या किया कि लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की, और उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग को एक चीज मालूम होगा कि 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था जी? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। विश्व युद्ध कब हुआ था मेरे बच्चे? विश्व युद्ध कब हुआ था जी? तो 1914 से लेकर के 1918 तक। और ये रूस जो था ना, ये जाकर के शामिल हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। लेकिन लेनिन ने क्या किया कि लेनिन ने ट्रस्की के नेतृत्व में, ठीक है, लेनिन ने, यहाँ पे देखेंगे मेरे बच्चे, कह रहे कि लेनिन ने ट्राटस्की कहाँ गया? ट्राटस्की के नेतृत्व में किसके नेतृत्व में जी? ट्राटस्की के नेतृत्व में। इसने क्या किया कि ट्राटस्की के नेतृत्व में, अब देखिए नेतृत्व तो बाद में होगा बच्चों, लेकिन इसने क्या किया ना कि लेनिन ने अपने देश को अलग कर लिया विश्व युद्ध से। बोला कि नहीं हम ऐसे ही कहाँ से हारे हुए हैं, कितना मुश्किल से जो है अभी मैं सत्ता को अच्छे से संभाल रहा हूँ, जनता हमसे संतुष्ट भी है, लेकिन हम जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो है किसी का साथ हम नहीं देंगे, हम अलग हो जाते हैं ग्रुप से, ठीक है। विश्व जो है यहाँ पे दो खेमे में बटी हुई थी ना, ये हो गया था खेमा नंबर 1 और ये खेमा नंबर 2, तो दो खेमे में बटी हुई थी, जिसमें एक में कौन शामिल था जी? रूस शामिल था। कौन था जी? रूस शामिल था। तो इसने बोला कि नहीं हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, अलग हो जाएंगे। हम क्या होंगे कि अलग हो जाएंगे, हमें लड़ाई नहीं करना है प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। आप जिनको लड़ना है वे लोग लड़िए, कि हम लड़ने वाले में से नहीं हैं। नहीं तो जिस प्रकार से जार निकोलस को जनता ने विरोध किया था, उसी समय हमारा भी विरोध कर देगी और हमें क्या करेगी कि सत्ता से निकाल देगी। तो अब देखिए उसके बाद होता है कि लेनिन ने ट्राटस्की के नेतृत्व में क्या करते हैं कि अब देखिए जैसे ही ये विश्व युद्ध से निकालते हैं ग्रुप से अपने देश को, अब क्या करता है ना कि अमेरिका भी उसके बाद जर्मनी भी, और इनके साथ मिलकर के और कई देश है ना, इनके साथ मिलकर के कई देश इन पे हमला करते हैं। और हमला करने के बाद होता है यूं कि लेनिन इन लोगों से हारने वाला नहीं है और अकेले सारे देशों से लोहा ले लिया, अकेले सारे देशों से लोहा ले रहा है। और इन्होंने जानते हैं कौन से सेना का गठन किया? अब देखिए यहाँ पे किसके नेतृत्व में जी? तो ट्राटस्की को अपने आप में मिला लिया था। यानी लेनिन ने ट्राटस्की के नेतृत्व में क्या किया कि विदेशी हमलों की सामना के लिए में विदेशी हमलों, अब ये विदेश लोग क्या करने लगे? हमला करने लगे। तो विदेशी लोगों
विदेशी लोगों से लोहा लेने के लिए एक सेना का गठन करते हैं। जिस सेना का नाम जानते हैं क्या है? तो यहाँ पे जो है लेने के लिए लाल सेना गठित की। लाल सेना गठित की। कैसा सेना जी? तो लाल सेना गठित की। तो लाल सेना का गठन प्यारे बच्चों दो तरह से इस सवाल को पूछा जाता है। फर्स्ट नंबर सवाल कि लाल सेना का गठन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ट्राटस्की के नेतृत्व में हुआ था। यानी इसका जो बताने वाला था ना, इसको आगे जो है अध्यक्षता करने वाला था लाल सेना था, सॉरी ये ट्राटस्की था, लेकिन इसका गठन करने वाला कौन थे? तो लेनिन थे। ठीक है, लेनिन के शासनकाल में इसका गठन हुआ था लाल सेना का। ठीक है, तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग और भी लेनिन के बारे में कुछ देखते हैं। कह रहा है कि लेनिन आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए, कह रहा है कि लेनिन, ध्यान से देखेंगे बच्चों, लेनिन आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक ना। आंतरिक विद्रोह मतलब कि अपने अंदर जो विद्रोह हो रहा था ना, जैसे रूस में ही कुछ अलग के लोग हैं, कुछ अलग के लोग हैं, दोनों में विद्रोह हो रहा है, तो इनको जो है ना दबाने के लिए चौका नामक पुलिस का संगठन बनाया। के लिए चौका नामक कहीं कहीं चेका भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, कहीं चेका भी लिखा हुआ मिल जाता है बच्चे, यानी कि चेका या फिर चौका नामक, चलिए चेका सही होगा हमें लग रहा है, चेका, यहाँ पे नोट्स में गलत लिखा हुआ है। चेका नामक पुलिस संगठन का गठन किया। पुलिस संगठन का गठन किया। ठीक है, इसका नाम क्या था जी? तो चेका। क्या नाम था उस पुलिस संगठन का? नाम क्या था? तो चेका था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? बताओ जल्दी से आप लोग। देश स्थापित करने वाला देश जानते हैं प्यारे बच्चों कौन है? स्थापित करने वाला देश कौन है बच्चों? देश आपको रूस है। कौन है जी? रूस है। कह रहा है कि विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है जी? तो वह रूस है बच्चों। कौन है? वह रूस है। ठीक है ना। और यहाँ का नया संविधान कब बनाया गया था जी? हाँ चलिए, ये तो समाजवादी शासन जो है ना, शासन तो स्थापित हो गया बच्चों, लेकिन यहाँ का जो है बच्चों संविधान कब बनाया गया था? तो 1918 में। यहाँ का संविधान कब बनाया गया था बच्चों? तो वह जो था 1918 में। यहाँ का संविधान 1918 में बनाया गया था। वह संविधान जानते हैं कैसा था? नया संविधान। पहले से तो संविधान था ही, लेकिन यहाँ पर जो है ना नया संविधान बनाया गया बच्चों। कैसा जी? तो नया, बिल्कुल न्यू संविधान बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए ये सारा चीज समझ में आ गया होगा बच्चों कि ट्राटस्की के नेतृत्व में विदेशी लोगों से लोहा लेने के लिए क्या किया था कि लाल सेना का गठन किया गया था, लेनिन ने किया था। और ये लाल सेना का गठन क्यों किया था और विदेशी लोग से लोहा लेने के लिए क्यों? तो विदेशी लोग इसलिए हमला कर रहे थे इन पर, ये रूस हो गया, जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इन पे इसलिए हमला कर रहे थे कि प्यारे बच्चों ये किसी एक ग्रुप में जुड़े हुए थे प्रथम विश्व युद्ध में, लेकिन इन्होंने क्या किया कि ग्रुप से हट गए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि अलग अलग देश हमला करने लगे और उनसे लोहा लेने के लिए लाल सेना का गठन किया गया। और उसके बाद जो है आंतरिक यानी अंदर ही अंदर कुछ विरोध हो रहा था ना अपने ही देश में, तो उसको जो है कुछ कमांड करने के लिए इन्होंने चेका नामक पुलिस संगठन को बनाया, जो कि अपने आप के देश में कुछ विद्रोह होने से जो क्या कर रहा था कि बचा रहा था अपने देश को। ठीक है, उसके बाद
विश्व का पहला समाजवादी संगठन स्थापित करने वाला देश क्या है? तो वह रूस है और वहां का नया संविधान बनाया गया था 1918 में। याद रहेगा ना बच्चे? आगे बढ़ जाएं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं फटाफट। आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या होने वाला है? लेनिन से ही संबंधित कुछ पॉइंट अभी बाकी रह गए हैं बच्चों। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि रूस में राजनीतिक संगठन के सबसे निचले स्तर पर कह रहा है कि रूस में राजनीतिक संगठन है ना, राजनीतिक संगठन, ठीक है, राजनीतिक संगठन, रूस में राजनीतिक संगठन के सबसे निचले स्तर पर प्यारे बच्चों यहाँ पे कह रहा है क्या कि सबसे निचले स्तर पर सोवियत नामक स्थानीय, देखिए सोवियत जैसे पंचायत बनाया जाता है ना, ठीक पंचायत के ही तरह कह रहा है कि सोवियत नामक स्थानीय समिति बनाई गई, ठीक है। सोवियत क्या की गई जी? तो सोवियत नामक स्थानीय समिति बनाई गई। जैसे पंचायत होता है ना, किसी पंचायत में गांव के अगल बगल में जो होता है राज पंचायत होता है, पंचायत राज होता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो है क्या बनाई गई? तो नामक स्थानीय समिति बनाई गई, उसे क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। और ठीक है ना, अब कह रहा है कि और सभी सोवियत समिति को मिला करके उसको सोवियत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? सोवियत भी। और फिर कह रहा है कि तथा सभी सोवियत को मिलाकर किसके नेतृत्व में जी? लेनिन के नेतृत्व में। इनको भूलना मत बच्चों। मिला करके क्या बनाया गया जी? एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया, है ना, गठन किया गया, ठीक है। देखिए छोटा छोटा जो है ना पंचायत जैसे जो है एक ग्रुप बनाया गया सभी को, और सभी पंचायत जैसे ग्रुपों को मिला करके एक राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया, यानी कि पूरा उसे देश लेवल पर गठित कर दिया गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बच्चों कि लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर, इन्होंने बोल्शेविक नाम बदल दिया था, बोल्शेविक दल का, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि लेनिन ने बोल्शेविक का नाम बदल दिए थे, बोल्शेविक का नाम बदल दिए थे। और जानते हैं क्या रख दिए थे? तो इनका नाम बदलकर साम्यवादी का दल कर दिया था। क्या कर दिया था जी? साम्यवादी का दल, इसका नाम क्या रख दिए थे? साम्यवादी का दल। किसको बदल करके जी? तो बोल्शेविक का नाम बदल कर इन्होंने साम्यवादी का दल नाम रख दिए थे बच्चों, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे जो है ना और बदल क्या था जी? नाम साम्यवादी का दल रख दिया, और यहाँ पे इन्होंने एक झंडा बनाया। एक क्या बनाया बच्चों? झंडा बनाया, जो किस रंग का था जी? तो लाल रंग के झंडे पर एक हंसुआ, ऐसे हंसुआ पर जो है ना एक हथौड़ा, ऐसे हथौड़ा बना दिया, ठीक है। और इससे जो है ना क्या कहा गया जी? इससे जो है ना क्या कहा गया भाई मेरे? इसको जो है कहा गया क्या? रूस का झंडा इन्होंने बनाया, जिस पर लाल, ये पट्टी कैसा था जी? लाल था, और इस पर जो है हंसुआ का ऐसे निशान बना करके और क्या किया कि उस पर एक हथौड़ा का निशान बना दिए। किसने? तो लेनिन ने। रूस का झंडा का डिजाइनिंग किसने किया था? तो लेनिन ने किया था, ठीक है। चलिए बच्चों, उसे क्या कहा गया जी? राष्ट्रीय झंडा कहा गया। उसे जो है ना राष्ट्रीय झंडा कहा गया बच्चों। कैसा झंडा? तो राष्ट्रीय झंडा कहा गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बच्चों हम लोग लेनिन के बारे में यहाँ तक बहुत सारा चीज सीख लिए। अब हम लोग देखेंगे लेनिन के कार्य को।
ठीक है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं, लेनिन के कार्य आखिर और क्या क्या थे। यहां तक तो लगभग हम लोग कार्य ही देख रहे थे, लेकिन हम लोग लेनिन के डिटेल्स के बारे में समझ रहे थे। लेकिन अब जो है ना हम लोग देखते हैं कि उसका मुख्य मुख्य काम क्या था बच्चों लेनिन का। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए बच्चों उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, पहले लेनिन के बारे में समझ लिए थे, है ना। अब हम लोग समझेंगे लेनिन के कार्य, लेनिन के कार्य क्या क्या है बच्चों। ठीक है, तो आइए बच्चों लेनिन के कार्य में सबसे पहला नंबर पॉइंट हम लोग समझते हैं कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया। कितना वर्ष जी? 18 वर्ष से 18 वर्ष के सभी लोगों को मत देने का अधिकार दिया। क्या देने का जी? तो मत देने का क्या किया जी? अधिकार दिया, अधिकार दिया, है ना। इससे पहले जो था ना 18 वर्ष के लोगों को भी मत देने का अधिकार नहीं था, और लेनिन ने पहला काम बहुत ही मस्त किया था, बहुत बेस्ट किया था कि इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में सभी लोगों को बोला ना कि मत आप लोग दे सकते हैं। देखिए अच्छा काम कर रहा है ना लेनिन। दूसरा नंबर पॉइंट था मेरे बच्चे कि काम करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार घोषित किया। काम के अधिकार को क्या किया ना कि संवैधानिक बना दिया। क्या किया जी? संवैधानिक बना दिया। काम करने के अधिकार को संवैधानिक बना दिया। ठीक है, उसके बाद यहां पर कह रहा है बच्चे कि उत्पादन के साधन पर तीसरा नंबर इसका कार्य है कि उत्पादन के साधन पर क्या किया इन्होंने? क्या किया जी? तो निजी स्वामित्व समाप्त कर, कोई निजी नहीं रहेगा, निजी स्वामित्व समाप्त कर। यानी निजी स्वामित्व समाप्त करने का मतलब समझ रहे हैं, यानी जो पूंजीपति लोग थे ना अपने काम करते थे, अपने खाते थे, तो वैसे स्वामित्व को इसने समाप्त कर दिया। और ऐसे स्वामित्व को समाप्त कर उन्होंने क्या किया? उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया। उद्योगों पर किसका जी? तो मजदूरों का। क्या किया जी? नियंत्रण स्थापित किया गया। नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है ना। कह रहा है कि निजी स्वामित्व समाप्त कर दिए, यानी किसी भी व्यक्ति का कोई चीज निजी नहीं रहेगा। कोई किसी का निजी पहले से हो गया है, तो अब जो गरीब मजदूरा जो जन्म ले रहे हैं कहाँ जाएंगे? तो इसलिए क्या किया ना कि स्वामित्व को समाप्त कर दिया। किसके यहाँ से? उत्पादन के साधन पर उत्पादन के क्या, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई? उत्पादन के साधन पर दो को लिखा गया ना, उत्पादन के एक ही रहेगा यहाँ पर। उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व समाप्त कर उद्योगों पर क्या किया कि मजदूरों का नियंत्रण स्थापित कर दिया, यानी कि मजदूरों को उद्योग का मालिक बना दिया। किसने? तो लेनिन ने बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे यहाँ पर कि बैंक उद्योग, उसके बाद चौथा नंबर इसका पॉइंट है कि बैंक, देखिएगा सबसे मस्ट है ये वाला, बैंक उद्योग, उसके बाद जल परिवहन एवं रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्या कर दिया जी? राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक है ना। रेलवे पहले प्राइवेट था, उसको क्या किया कि राष्ट्रीयकरण कर दिया, उसको जो है सरकारी बना दिया। कहाँ पे? तो रूस में बच्चों, रूस में। और किसने? तो लेनिन ने क्या किया था कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण करवा दिया था। कहाँ पे? तो रूस में बच्चों। ठीक है, उसके बाद है बच्चों यहाँ पर कि भूस्वामियों की भूमि, कह रहा है 5वां नंबर में, भूस्वामियों
की भूमि, भूस्वामियों की भूमि क्या किया कि किसानों के बीच क्या किया बच्चों, बंटवा दिया है ना। उसको जो है ना विभाजित कर करके हिस्सा लगा दिया, किसानों को क्या किया कि दे दिया, ठीक है, बांट चूट करके किसानों को दे दिया बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर चार यहाँ पे 5 पॉइंट हम लोग देख लिए इनके मुख्य मुख्य कार्य को, लेनिन के मुख्य मुख्य कामों को हम लोग यहाँ पे 5 तो देख लिए। अगर पूछता है बच्चों सवाल आपके एग्जाम में कि लेनिन के कार्यों को क्या किए कि कार्यों की व्याख्या कीजिए, अच्छा है लेनिन के कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, केवल 5 लिख दीजिएगा ना, आपके मार्क्स कोई माई का लाल नहीं काट सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों फटाफट, चलिए आते हैं आगे। आइए बच्चों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं नई आर्थिक नीति। कुछ नई आर्थिक नीति इन्होंने दिलाया, किसने, लेनिन ने। नई आर्थिक नीति को हम लोग देखेंगे जो कब स्थापित किया गया था जी, 1921 में, 1921 में, ठीक है ना। तो सबसे पहले नई नीति लेनिन ने क्या किया था बच्चों, आप लोग यहाँ पर समझेंगे। कह रहा है कि लेनिन ने 1921 में लेनिन ने 1921 में, है ना, लेनिन ने 1921 में क्या किया था बच्चों कि नई आर्थिक नीति की घोषणा की, नई आर्थिक नीति की घोषणा की, नई आर्थिक नीति की घोषणा की, ठीक है ना। अब नीति की प्रमुख बातें की जो निम्न है, आइए नीचे लिखते हैं इसके बारे में बच्चों, ठीक है। आइए इसलिए इसको स्टार कर देते हैं, इम्प्लाई दैट यहां से ले लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की जो निम्न है बच्चों, जिसमें पहला नंबर हम लोग लिखेंगे क्या बच्चों कि किसानों से अनाज लेने के स्थान पर, पहले किसान से अनाज लिया जाता था ना टैक्स में, तो क्या करते थे कि किसान खेत में ही अनाजों को जला देते थे टैक्स देने के डर से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया जाने लगा कि किसानों से अनाज लेने के स्थान पर, कह रहा है कि किसानों से अनाज लेने के स्थान पर अब क्या लेना है जी, अनाज लेने के स्थान पर क्या किया गया है बच्चों, क्या किया है जी, इसके स्थान पर क्या किया जाने लगा, तो एक निश्चित कर लगाया गया, एक निश्चित, क्या किया गया जी, एक निश्चित कर लगाया गया, एक निश्चित कर लगाया गया, है ना, एक निश्चित कर लगाया गया बच्चों, ठीक है। अब कह रहा है कि बचा हुआ अनाज किसान का था, कर दे दीजिए, और जो भी अनाज बच जाता है, और यहाँ पे लिखेंगे और बचा हुआ यहाँ पे ये नहीं रहेगा, बचा हुआ अनाज किसान का था, बचा हुआ अनाज किसान का था, है ना जी, बचा हुआ अनाज किसका था जी, किसान का था, और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था, और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। पहले जो होता था ना कि किसानों को कुछ अनाज ले लिया जाता था, सभी अनाज ले लिया जाता था, और कुछ अनाज किसानों को दे दिया जाता था, और बोला जाता था कि ये सभी जमीन जायदाद तो है ये राजा का है, और तुम जो है थोड़े से अनाज में जो अपना भरण पोषण चला सको उतना ही अनाज ले सकते हो। लेकिन नहीं, बाद में हुआ यूं कि लेनिन जब आया ना, तो बाद में क्या हुआ कि कुछ अनाज के रूप में, अनाज के बदले कुछ चीज़ों का भी क्या किया जाता था कि निश्चित कर लगाया गया, निश्चित कि इतना दे दीजिए, बाकी जो भी अनाज बच रहा है उसका इस्तेमाल, और वह इसका इस्तेमाल मनचाहा, उसका इस्तेमाल जो है बाकी अनाज का आप खुद से कर सकते हैं, मनचाहा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे और क्या किया गया बच्चों, और यहाँ पे क्या दिखाया गया जी, और यहाँ पे कहा गया कि 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को
कह रहा है कि 20 से कम कर्मचारियों वाले 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से क्या किया गया जी। देखिए 20 से कम जिसमें कर्मचारी है ना, कर्मचारी कह रहा है कि कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से क्या कह रहा है जी, चलाने का अधिकार मिल गया। अधिकार मिल गया बच्चों, मिल गया। यानी 20 से कम जिसमें भी कर्मचारी लोग हैं उसको कोई व्यक्ति चला सकता है जो बोल्शेविक का है। ठीक है, ये किसने बताया? तो लेनिन ने कहा था, लेनिन बोले थे। ठीक है, कि 20 से कम जिसमें भी कर्मचारी लोग हैं वे लोग कोई भी कर्मचारी लेकर के उसको खुद से चला सकता है, उसमें किसी मालिक की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग बराबर के तौर पर जो है उसको चला सकते हैं। 20 से कम जिसमें जो है ना कर्मचारी लोग हैं। ठीक है, आ गया समझ में। फिर कह रहा है बच्चों यहां पर आगे देखिएगा, कह रहा है कि विदेशी पूंजी भी, आगे देखिएगा थोड़ा सा एक और बड़ा ही शानदार पॉइंट है। कह रहा है कि विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। सीमित तौर पर क्या हुआ जी? आमंत्रित की गई। ठीक है, चलिए तो ये रहा बच्चों इनकी नई आर्थिक नीति। और नोट में चलिए एक दो और पॉइंट है, थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम खत्म कर देंगे ये नई आर्थिक नीति के बारे में। हम इसके बाद जो है इसके आगे वाला पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे। आइए बच्चों, इसके बाद हम लोग नई आर्थिक के बारे में तो पढ़े, इसके बाद जो है बहुत ही दुखद घटना के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों कि 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। लेनिन की क्या हुई बच्चों? तो मृत्यु हो गई है ना, मृत्यु हो गई। यहाँ पे समझ लेंगे इसको, बहुत ही दुखद घटना है। इससे जनता सारी असंतुष्ट थी कि 1900 बहुत दुखी थी सभी जनता कि 1924 में जो है किसकी मृत्यु? तो लेनिन की मृत्यु हो गई बच्चों। उसके बाद सत्ता कौन संभालने लगा? उसके बाद सत्ता कौन संभाला? तो लेनिन के बाद सत्ता, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि लेनिन के बाद सत्ता किसने संभाला? तो सत्ता जो संभालने वाला था स्टालिन था, है ना, स्टालिन। सत्ता स्टालिन ने संभाली। स्टालिन ने संभाली। ठीक है, यानी कि सत्ता किसके हाथ में आ गई? तो स्टालिन के हाथ में आ गई। ठीक है ना जी। अब चलिए रूसी क्रांति के बारे में हम लोग पढ़े और उसमें जो है बहुत ही हीरो स्वरूप आए हुए थे बन करके। ये किसने, कौन थे जी? अरे भैया इनका नाम लेनिन जी। ठीक है, लेनिन आए थे। ठीक है, अब लेनिन के बारे में भी हम लोग बहुत सारा पॉइंट को पढ़े, उनकी नई आर्थिक नीति के बारे में पढ़े, उनके कार्यों के बारे में पढ़े और उनके बारे में खुद उनके जीवन शैली के बारे में भी हम लोग डिटेल्स पढ़ लिए बच्चों। ठीक है, कि उनका जन्म जो है 22 अप्रैल 1870 को हुआ था, मतलब इस प्रकार से उनकी मृत्यु कब हुई? तो 1924 में हो गई थी। और लेनिन के बाद जो है सत्ता किसने संभाली? तो स्टालिन ने संभाली। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए बच्चों। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग देखेंगे रूसी क्रांति का प्रभाव। रूसी क्रांति का प्रभाव बच्चों हम लोग देखेंगे जी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अभी पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, रूसी क्रांति का प्रभाव। रूसी क्रांति का प्रभाव यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। रूसी क्रांति का प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जी। ठीक है, प्रभाव यानी जब युद्ध तो हो गया, क्रांति तो हो गया, लेकिन इसका जो है प्रभाव क्या पड़ा रूस पर। तो प्यारे बच्चों हम लोग सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि इस क्रांति के पश्चात, देखिए इस क्रांति के
पश्चात कौन क्रांति जी? रूसी क्रांति, जो 1917 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे कि रूसी क्रांति के बाद यानी कि पश्चात क्या कर सकते हैं? श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता, श्रमिक अथवा सर्वहारा श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता, सत्ता मतलब दबदबा भी कह सकते हैं, सत्ता मतलब जो सरकार में हो उसको भी कह सकते हैं। सत्ता क्या हो गई? सत्ता रूस में स्थापित हो गई। कहाँ जी? रूस में स्थापित हो गई। यानी सभी जो है ना बराबर वर्ग के लोग जो है क्या हो गए कि शासन में आ गए, और सभी लोग जो है ना सरकार किसको समझने लगे? जनता को ही सरकार समझने लगे। इससे सर्वहारा वर्ग के लोग कहते हैं, सर्वहारा वर्ग के लोग कहते हैं। और रूस में इन्हीं का क्या हुआ कि सत्ता स्थापित हो गया बच्चों। ठीक है, स्थापित हो गई। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर कि अन्य क्षेत्रों में आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया तथा अन्य क्षेत्र में, अब यहाँ पे लोग देखा कि रूस में क्रांति हो गया ना, अब हम भी क्रांति कर सकते हैं। तथा अन्य क्षेत्रों में क्या हुआ बच्चों? तो अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन का प्रोत्साहन दिया। अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन का प्रोत्साहन दिया। किसका जी? आंदोलन। अब सभी लोग लगे आंदोलन करने, आंदोलन का प्रोत्साहन दिया यानी बढ़ावा दिया। ठीक है ना। और भी अगल बगल के क्षेत्र वाले लोग समझने लगे कि रूस में किसी भी राजा के विरोध में लोग चलना शुरू कर दे रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं चल सकते हैं? इसलिए रूस के साथ साथ जो है यहाँ सर्वहारा लोग के शासन तो आ गए, सत्ता तो आ गए, और उसी के साथ साथ जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे समझ रहे होंगे कि इन सभी वर्गों के साथ साथ जो है अगल बगल के जितने भी क्षेत्र थे ना, उन लोगों में भी आंदोलन की क्रांति जगने लगी। आ रहा समझ में? और बुलावा दिया सभी लोग किसका? तो आंदोलन का बुलावा दे दिए रूस वालों ने। ठीक है, और जगह जगह क्या हुआ कि आंदोलन होने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि रूसी क्रांति के बाद, अभी इसमें है बच्चों कि रूसी क्रांति, एक और इसमें पॉइंट है कि रूसी क्रांति के बाद और भी क्या हुआ था बच्चे? तो इसके बाद जो है विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया विश्व। बाद कह रहा है कि विश्व विश्व जो है विचारधारा के स्तर पर कह रहा है कि विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में बंट गया। कितने खेमों में? दो खेमों में क्या हुआ बच्चों? तो बंट गया, दो खेमों में बंट गया। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग, और जबरदस्त पॉइंट हम लोग देखें। तो आइए बच्चों हम लोग देखेंगे कि विश्व किस प्रकार से दो खेमों में बंट गया, है ना। तो प्यारे बच्चों, विश्व जो है एक बन गया साम्यवादी विश्व। ठीक है, एक क्या बन गया जी? साम्यवादी विश्व। साम्यवादी विश्व दो खेमे में बंट गया ना। एक हो गया साम्यवादी विश्व, और दूसरा क्या हो गया बच्चों? पूंजीवादी विश्व के रूप में बंट गया। ठीक है, और पूंजीवादी विश्व का मालिक कौन था? तो अमेरिका था। अमेरिका था। और यहाँ पे साम्यवादी को अगर देखा जाए बच्चों, तो इसका नेता कौन बन गया जी? इसका नेता बन गया आपको रूस, है ना। इसका नेता कौन बन गया जी? रूस बन गया। ठीक है, और इसका नेता बन गया अमेरिका। ठीक है, जैसे ही प्यारे बच्चों क्रांति के बाद जो है विश्व पूरे दो पार्ट्स में बढ़ते हैं। एक का नेता बन जाता है अमेरिका, और एक का बन जाता है रूस, जो कि साम्यवादी विश्व का रूस बनता है और पूंजीवादी विश्व का अमेरिका बन जाता है बच्चों। आ रहा समझ में ना। तो चलिए उसके बाद जो है प्यारे बच्चों हम लोग थोड़ा सा और भी कुछ पॉइंट अभी समझना है। ठीक है, और जैसे ही विश्व दो भागों में बढ़ती है, अब द्वितीय विश्व युद्ध को बुलावा दे देती है। द्वितीय विश्व युद्ध को क्या करती है कि बुलावा दे देती है बच्चों। ठीक है,
और कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है पूंजीवाद विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों में युद्ध चलती रही बच्चों। ठीक है, यानी कि अब जो है द्वितीय विश्व युद्ध को इन्होंने बुलावा दे दिया और एक जो है अलग अमेरिका अपना बट गया और साम्यवादी विश्व जो है रूस के रूप में बट गया और दोनों में जो है द्वितीय विश्व युद्ध को क्या किया कि न्योता दे दिया और ये द्वितीय विश्व युद्ध का अब आगाज धीरे धीरे होने लगा बच्चों। ठीक है ना जी। तो आइए बच्चों हम आगे अब देखते हैं क्या कि आखिर इसके बाद हुआ क्या था। जब ये दो खेमों में बंट गए थे तो रियल में युद्ध हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चे। आइए बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध को ऐसे ही स्टार्ट नहीं किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले दो खेमों में जो विश्व बंटा हुआ था उसमें कई सालों तक, कई दशकों तक क्या हुआ कि हथियार की होड़ चलने लगी। क्या चलने लगी? तो हथियार की होड़ चलने लगी कि हमारे पास ज़्यादा हथियार है तो हमारे पास ज़्यादा हथियार है। इसको लेकर के क्या चलने लगा जी? शीत युद्ध चलने लगा। शीत युद्ध चलने लगा। अब आप कहेंगे कि शीत युद्ध किसे कहते हैं? तो शीत युद्ध का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि वास्तव में युद्ध होता नहीं है। हम तुमको देख लेंगे तो तुमको हम यहाँ पे फरिया लेंगे तो यहाँ पे फरिया लेंगे, मतलब कि इसके लिए मतलब युद्ध होने की आशंका हमेशा बनी रहती है ना, युद्ध की स्थिति आती रहती है, उसे हम कहते हैं शीत युद्ध। और धीरे धीरे क्या हुआ कि शीत युद्ध हुआ और शीत युद्ध यानी कि हम फरिया लेंगे तो हम फरिया लेंगे, दोनों तरफ से बाती चलने लगा और इसी को हम लोग कहते हैं शीत युद्ध बच्चों। क्या कहते हैं जी? शीत युद्ध कहते हैं। इसमें हथियार की होड़ हो रही थी। हथियार की होड़ चलने लगी। क्या चलने लगी? होड़ चलने लगे बच्चों। ठीक है ना। और उसके बाद क्या कर आगे कि जो देश पूंजीवादी थे वो अपना एक मॉडल बना लिया। क्या बना लिया? मॉडल बना लिया कि हम अमीर हैं, हम किसी अन्य देश से क्या करेंगे कि हथियार खरीद सकते हैं। हथियार क्या कर सकते हैं जी? तो खरीद सकते हैं। और क्या किया कि इन लोगों ने अलग हथियार खरीदना शुरू कर दिया और ये जो रूस था, रूस भी किसी से कम नहीं था और ये भी मॉडल बना करके एक मॉडल, ये मॉडल का नाम क्या था? हथियार खरीदना। और ये मॉडल बना लिए जिसके चलते हथियार ये लोग खरीदना शुरू किए। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद युद्ध हुआ। ठीक है ना। युद्ध हुआ, दोनों के बीच में युद्ध हुआ और उसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध को हम अलग से पढ़ेंगे, उसके बारे में भयानक डिटेल्स के बारे में। ठीक है। और तब तक के लिए हम बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। और चलिए, शीत युद्ध के बारे में मैंने आपको बता दिया है और शीत युद्ध के बाद जो है धीरे धीरे हथियार की होड़ लगी और होड़ लगने के बाद में एक देश बोल रहा था कि हम फरिया लेंगे, एक देश बोल रहा था कि हम फरिया लेंगे। उसको हम लोग कहते हैं शीत युद्ध। युद्ध वास्तव में होता नहीं है, युद्ध होने की आशंका बनी रहती है, उसे हम कहते हैं शीत युद्ध। दोनों से बात कहानी होता है ना, संवाद होता है, भयानक खतरनाक संवाद कि हम तुमको देख लेंगे, यहाँ चलो हम तुमसे फरिया लेंगे, हमारे पास ये हथियार है तो चलो हम छोड़ते हैं अपना हथियार, तुम अपना हथियार फरिया लो हमसे। मतलब इस तरह के युद्ध को कहते हैं शीत युद्ध। और शीत युद्ध चलते चलते क्या हुआ कि धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध इसमें पढ़ना नहीं है अभी इस चैप्टर में, द्वितीय विश्व युद्ध को हम अलग से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है ना। और उसके बाद जो है आगे लगभग इतना ही पॉइंट है, इससे ज़्यादा पॉइंट इस चैप्टर में अब नहीं था बच्चों। तो आइए, लगभग हम लोग का पॉइंट समाजवाद और साम्यवाद से खत्म हो रहा है। तो फिर लेकर के आ रहे हैं बच्चों, जो भी बच्चे पिछला वाला क्लास नहीं देखे हैं प्लीज़ सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि पीछे वाला भी क्लास आप लोग देख लेंगे। और पीछे वाला के क्लास के साथ साथ जो है इस क्लास के बाद हम लेकर के आ रहे हैं समाजवाद और साम्यवाद से बहुत ही ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव बच्चों, जो कि ऑब्जेक्टिव के बारे में तो आप समझ ही रहे हैं। कुल सब्जेक्ट में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का दे रहा है और 50 नंबर सब्जेक्टिव का दे रहा है ना। और दोनों मिला करके लगभग 100 नंबर के एग्जाम आजकल हो रहे हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव को पकड़ अगर बनाना है बच्चों तो चैप्टर वाइज आप ऑब्जेक्टिव को पढ़िए। ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर में 20 नहीं 30 होगा, 30 नहीं तो 50 होगा, है ना। तो प्यारे बच्चे चलिए फिर आज मिलते हैं हम फिर से शाम हिंदी क्लास के साथ प्यारे बच्चों, जिसमें आप लोग हिंदी के गद्य खंड को पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को मेरे तरफ से टाटा बाय बाय।